कठुआ में आतंकवादी हमला होना, 5 जवान शहीद। उन शहीदों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है, हमारी ओर से उन्हें नमन है, श्रद्धांजलि है और उनके परिवारों के प्रति हमारी ओर से गहरा शोक प्रकट करते हैं। बड़ी खबर यह है कि जम्मू में पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं कि आतंकी गतिविधियां, घटनाएं और हमले लगातार बढ़ रहे हैं। आखिर क्यों हम इन आतंकी हमलों के बाद बेबस होकर रह जाते हैं? आखिर क्यों इन आतंकी हमलों के बाद हम मन मसोस कर रह जाते हैं? आखिर क्यों इन आतंकी हमलों के बाद हम खून के घूंट पीकर रह जाते हैं? इसी खबर पर आज हम पोस्टमार्टम कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज रूम आवाज 24। मैं हूं सुरिंदर शर्मा और मेरे साथ आज मेहमान है इस चर्चा में कर्नल एस पठानिया साहब, जो इस पर बात करेंगे। और आगे हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार पवन शर्मा जी, जो कि सुरक्षा मामलों पर अक्सर आपने देखा होगा रिपोर्टिंग करते हैं और अच्छी खासी पकड़ रखते हैं। कर्नल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर। हमारे इस खास शो में क्या माना जाए कि अभी कर्नल साहब, मैं रात को पिक्चर देख रहा था वेडनेसडे, उसमें शायद गृह मंत्री के रोल में जो कैरेक्टर है वो कहता है कि क्यों हर बार जो है वो हम बेबस हो जाते हैं। इतना बड़ा तामझाम, इतना बड़ा सिक्योरिटी मैकेनिज्म, फोर्सेस है, इंटेलिजेंस है, सुरक्षा एजेंसियां हैं, सब कुछ है, लेकिन आतंकवादी हर बार अपने जो काम है उसको अंजाम देने में सफल रहते हैं और हम कुछ नहीं कर पाते। कठुआ में आतंकी हमला होना, अलर्ट जारी किया गया था, रेड अलर्ट पहले से है जम्मू कश्मीर में, इनपुट्स भी थे कि इस तरह से आतंकी हमले हो सकते हैं और लगातार हम देख रहे हैं कि सिलसिलेवार तरीके से पुंछ में, राजौरी में इसी तरह के ट्रैक के हमले हो रहे हैं, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे या हम नाकाम साबित हो रहे हैं। देखिए सुरेंद्र जी, सबसे पहले तो आई फील ग्रेटली ऑनर्ड टू बी हियर एंड मेरी तरफ से आपका जो चैनल है न्यूज़ रूम 24 आवाज, उसको मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। आपका बहुत पर्टिनेंट क्वेश्चन है कि ये क्यों हो रहा है कि पुरानी कहावत है कि सांप निकल जाता है और हम लकीर पीटते रह जाते हैं, ये वही हो रहा है। मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाऊंगा इसकी। हम लोग मिलिटेंसी को 90 के दशक से 89 में ये शुरू हो गई थी, ऑपरेशन टोपैक, जो पाकिस्तान आर्मी ने कंसीव किया था। एम वाज टू मेक इंडिया ब्लीड इन 1000 कट्स। उसके बाद इसके डायनामिक्स बदलते रहे। अगर हम पिछले 2-3 साल में जाते हैं तो हमने देखा कि ये लग रहा था कि एपी सेंटर ऑफ मिलिटेंसी जो पहले कश्मीर में था, उसको वो आस्ते आस्ते शिफ्ट हो गया, जम्मू रीजन में शिफ्ट करने की ये एक स्ट्रेटेजी बनाई। क्योंकि जब एक प्रोलॉन्ग्ड प्रॉक्सी वार चलता है तो उसके अंदर आपको नई नई स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती हैं जी। और जब हमारे दुश्मन नई स्ट्रेटेजी बना रहे हैं तो हमारा भी ये ड्यूटी कि हम काउंटर स्ट्रेटेजी बनाएं, रिव्यू करें, हम पुरानी अपनी अप्रोच को बदलें। अभी तक जो मेरे को समझ में आता है, हमारी जो अप्रोच है वो रिएक्टिव है, प्रोएक्टिव नहीं है। और जब तक हम प्रोएक्टिव अप्रोच को अडॉप्ट नहीं करेंगे तब तक ये मिलिटेंसी ख़त्म नहीं हो सकती है। अभी पिछले 2-2.5 साल में आपने देखा होगा कि उन्होंने पुंछ राजौरी से शुरुआत की, 32 के या ज़्यादा सैनिक वहाँ पे मर गए थे। और उस समय उनका जो डिज़ाइन था वो ये था कि दे यूज टू एंगेज सॉफ्टवेयर टारगेट। सॉफ्टवेयर टारगेट का मतलब सिविलियन के ऊपर अटैक करते थे। आस्ते आस्ते वो एम्बोल्डेंड होते गए और अभी जो ट्रेंड आया है नया, वो आर्मी को टारगेट कर रहे हैं और उसमें एक वो मैसेज दे रहे हैं। क्योंकि जब अगर सॉफ्टवेयर टारगेट्स को टारगेट करते हैं तो उसमें इतना स्टर्न मैसेज नहीं जाता, लेकिन जब आर्मी के ऊपर आप लगातार अटैक करते हैं, जो भी हुआ था, राजौरी में कैंप पे अटैक किया, अभी ये जो जहाँ पे हमारे लोग इतने शहीद हो गए, मैं आप संवेदनाएं दे चुके हैं उनके परिवारों को जो जख्मी हैं। मैं दुआ करता हूँ कि वो जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो जाए। अभी सवाल ये है कि हम बार बार क्यों फेल हो रहे हैं, कहाँ पे कमी है। किसी भी जो इंसर्जेंसी वाला या मिलिटेंसी के अगेंस्ट जो ऑपरेशन होता है उसमें आपकी इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है। उसके बाद आपने ये देखना है कि मेरी जो बाउंड्री है, सीमाएं जो हैं, इसमें हमारे पास क्या है, जम्मू एंड कश्मीर में आईबी है और उसके बाद आप एलओसी देखते हैं। एलओसी और आईबी, इसको हम पूरी तरह अभी प्लग नहीं कर पाए हैं। और ये इन्फिल्ट्रेशन पिछली बार हीरानगर में आपने देखा होगा। अभी इसकी 2 पॉसिबिलिटी हैं कि या तो ये लोग पुंछ राजौरी वाले रास्ते से आते हैं, उसके बाद कठुआ वाले एरिया में मूव करते हैं, बिलावर वाले एरिया में मूव करते हैं लेटरली,
वो ज़्यादा डिफिकल्ट है बनस्बत कि आप अगर सीधे आ जाते हैं नालों को यूज़ करते हुए, दरियाओं का जो यूज़ करते हुए, बिकॉज वहाँ पे सर्विलेंस नहीं होगी, तो उनको पता है वो यहाँ पे आ जाते हैं। एक चीज़ है गवर्नर साहब, ये हम जो रूट्स की बात कर रहे हैं ये बड़े ट्रेडिशनल रूट्स रहे हैं। उज दरिया वाला, कठुआ के जो नाले पड़ते हैं वो बड़े ट्रेडिशनल रूट्स हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम इनको प्लग नहीं कर पाते। क्या आपको नहीं लगता कि ये कैजुअल अप्रोच की तरफ ले जा रहा है सिस्टम को? नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये कैजुअल अप्रोच ही है। और इसी तरीके से अगर हम एलओसी की बात करते हैं, मैं आपको सिंपल सोल्यूशन देता हूँ कि ये कैसी चीज़ें कंट्रोल हो सकती हैं। अगर गवर्नमेंट कंट्रोल करना चाहे, सबसे पहले आप एलओसी और आईबी के अंदर जितने भी गैप्स हैं, देखिए मान लीजिए एक नाला है, दरिया है, आप दोनों तरफ पोस्ट एस्टेब्लिश कीजिए। सर्विलेंस इक्विपमेंट आजकल स्टेट ऑफ द आर्ट आ रहे हैं, उस पर आगे हम बात करेंगे कर्नल साहब, उस पर आगे हम बात करेंगे। पवन जी, मैं इसी पर आऊंगा। ये कर्नल साहब इशारा कर रहे हैं, जो पिछले दिनों आपने खबर भी की, 3 टायर सिस्टम। एक ही टायर अभी जो है वो फ्रंट पर, बॉर्डर पर काम कर रहा है, जिसकी वजह से फ्रेश इन्फिल्ट्रेशन जो है वो नहीं रुक पा रही, ट्रैकआउट नहीं रुक पा रहे, इस तरह के जो आतंकी हमले हैं वो नहीं रुक पा रहे। क्या आपको लगता है वो बड़ी एक वजह है? देखो, इसमें जैसे कर्नल पठानिया ने कहा कि कुछ जो रूट्स हैं उनके ऊपर चौकसी होनी चाहिए। मैंने पहले भी हमने खबर की थी कि 3 टायर सिक्योरिटी डिप्यूटेड थी। पहले फ्रंटल जो था वो बीएसएफ के पास था, उसके बाद आर्मी का था, और तीसरा जम्मू कश्मीर पुलिस का था, और उसके बाद आपकी जो पैरामिलिट्री फोर्सेस स्पेशली जम्मू कश्मीर में डिप्यूटेड है उनकी पेट्रोलिंग थी। लेकिन पिछले 1-1.5 साल से इस ग्रिड में कमी आई है। और आप इन्फिल्ट्रेशन की बात, जैसा आपने कहा कि कुछ ट्रेडिशनल रूट्स हैं, हीरानगर या सांबा की आप बात करते हो, वहाँ पर हुए हैं, टनल्स भी वहाँ पर मिली हैं। लेकिन एक चीज़ के ऊपर ध्यान देना होगा कि इन्फिल्ट्रेशन तो ठीक है, आप पूरी तरह से नहीं रोक पाओगे। आपके पास जितना एरिया है आईबी का या एलओसी का, उनमें बहुत से ऐसे जगह हैं जहाँ से हो सकती हैं जो ट्रेडिशनल रूट रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि इन्फिल्ट्रेशन होने के बाद उनको शेल्टर कौन दे रहा है? आपके पास विदेशी आतंकी, अगर आपके पास इनपुट आ गई है कि ये 2 ग्रुप जो हैं ये जनवरी में आए हैं, अटैक वो मार्च में कर रहे हैं, तो इतना टाइम वो कहाँ बिता रहे हैं कि आप कहीं ना कहीं उस तरफ जाने की बजाय अपनी तरफ नहीं देख पा रहे हो कि हमारा जो सिक्योरिटी सिस्टम है, जो इंटेलिजेंस इनपुट्स हैं, आप एजेंसीज का एक बड़ी वो यहाँ पर जम्मू कश्मीर में था, हालांकि बीच में थोड़ा उसमें ठीक हो गया था कि इनपुट जो शेयर करनी होती है, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, वो कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाती थी। इवन आफ्टर ये आपको पता है कि जो पुराने कॉन्टैक्ट्स हैं ओवरग्राउंड वर्कर्स के, यहाँ पर आप देखो नेटवर्किंग के, वो दोबारा एस्टैब्लिश हुए हैं। ये जो कठुआ वाला इलाका है ना, ये 90 से लेके 2004 तक बनी, बसोली, बिलावर, मछेड़ी, लोईमलार, उसके साथ पीछे वाला एरिया जहां पर ये अटैक हुआ है, इसके पीछे वाला एरिया, ये सारा डोडा किश्तवाड़ से मिलता है, बसंतगढ़ से मिलता है। ये वो इलाका है जहां पर आईईडी इतनी ज़्यादा ब्लास्ट होती थी। डीएसपी देवेंद्र शर्मा वहीं पे आईडी ब्लास्ट में शहीद हुए थे। वहां पर बहुत ज़्यादा मिलिटेंसी थी, आपने मिलिटेंसी खत्म कर दी। लेकिन आपके जो वहां पर जो ओवरग्राउंड स्लीपर सेल्स थे पुराने, वो एक्टिव हो चुके हैं। मैंने वही भी कहा आपके पास कोई इन्फो नहीं था। याद है जैसा अभी डीजीपी जो दिलबाग सिंह और प्रेस कॉन्फ्रेंस बाकायदा कैटेगोरिकली वो इन इलाकों का जिक्र करते हैं, कठुआ का, बनी, बसोली, बिलावर, डोडा, इन इलाकों का, कि वहां पे दोबारा से जो रीएस्टैब्लिश हो गए हैं उनके कॉन्ट्रैक्ट्स, ओवरग्राउंड वर्कर्स को दोबारा से रीएक्टिवेट कर दिया गया है। लेकिन काम नहीं हो पा रहा ना, आप उस नेटवर्किंग को तोड़ नहीं पा रहे। जब दिलबाग सिंह डीजीपी थे, दिलबाग सिंह ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि सम एरियाज हैं जहां पर एक्टिव हुए हैं। अब नए डीजीपी आरआर स्वैग जो आए हैं वो भी तो यही बात कर रहे हैं कि बहुत से ऐसे इलाके हैं, डोडा है, उधमपुर है, बसंतगढ़ है, इन इलाकों में जो आपके वो ओवरग्राउंड वर्कर जहाँ स्लीपर सेल है वो एक्टिव हुए हैं। भाई एक्टिव हुए हैं, ठीक है, आपके पास डाटा है, आपसे बंदे नहीं पकड़े जा रहे, आपकी जो कोऑर्डिनेशन है इंटेलिजेंस एजेंसीज की, आपके पास जम्मू कश्मीर पुलिस के अपने 2 विंग हैं, आपके पास आर्मी का विंग है, आपके पास रॉ है, आपके पास आईबी है, आपके बहुत सी एजेंसियां हैं। एक बार जॉइंट कोऑर्डिनेशन कमेटी के साथ बैठ के बात करिए। जब तक आप ओवरग्राउंड वर्कर स्लीपर सेल के ऊपर पूरी तरह से लगाम नहीं डालेंगे, बाहर से जो आ रहे हैं वो आएंगे। ये भी चीजें सामने आ रही हैं कि जो ट्रेंड ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, ट्रेंड गाइड है उनके पास, जो हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ बड़े आतंकी हमले अगर हम देखें तो आतंकी हमले होने के बाद आतंकी जो है वो आज तक सुरक्षा चक्र के दायरे में नहीं आ पाए, यानी सुरक्षा बल उनको अब तक जो है वो उनके अंजाम तक नहीं पहुंचा पाए। रजौरी का डांगरी अटैक आप देख लीजिए, कठुआ में अभी जो अटैक हुआ इसमें भी खबर आ रही कि बड़े ट्रेंड गाइड हैं। तो ट्रेंड गाइड जो है वो इस तरह से नेटवर्किंग में काम कर रहे हैं, लेकिन पुलिस को इसके बारे में कानो कान खबर तक नहीं है। देखिए, जो लोकल इंटेलिजेंस है गांव-गांव में, दूर दराज के इलाकों में, वहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस के 2 विंग काम करते हैं।
एक जो होता है CID, एक होता है CID SB स्पेशल ब्रांच। इनके पास इन्फो होनी चाहिए। इस गांव में पंचों सरपंचों को कॉन्टैक्ट में रखा होता है, उनके पास मोबाइल नंबर्स होते हैं। सेकेंडली आप आते हो आर्मी के ऊपर, जहाँ पर जो डिप्यूट की गई होती है उनकी जो इंटेलिजेंस है। थर्डली आपके पास BSF का G ब्रांच है, जिनको ये देखना है कि उनके पास क्या इनपुट्स पार से आ रहे हैं, कहाँ से घुसपैठ हो सकती है। तो वो सारा अगर इकट्ठे होकर काम होगा तो जाहिर सी बात है इस पे हो क्या सकता है। करे साहब, इसमें एक बड़ी कमजोरी आपको ये लग रही है कि लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड ये जो आपस में तालमेल, डाटा शेयरिंग, इंफॉर्मेशन शेयरिंग, ये क्रेडिट लेने वाला कि फलां को इंफॉर्मेशन देंगे तो शायद उसको ज़्यादा क्रेडिट मिलेगा, मुझे कम मिलेगा, ये कोई कमजोरी है, एक बात। और दूसरा ये कि बार बार जो हम रिपीटेड स्टेटमेंट्स सुनते हैं कि आतंकवाद खत्म होने वाला है, ये दिया बुझने से पहले फड़फड़ाहट है, पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स, अभी प्रधानमंत्री ने जो बयान दिया कि लास्ट लेग है, क्या ये सारी चीज़ें आपको लगता है कि घिसे पिटे बयान, घिसे पिटे आंकड़े वही हम पिछले काफ़ी सालों से सुन रहे हैं, 200 से 300 आतंकी जो हैं वो अभी एक्टिव हैं, इतने हैं, वो हैं, लॉन्चिंग पैड पर हैं, अब इसको थोड़ा बदलना पड़ेगा? देखिए, जहाँ तक राजनीति और राजनीतिक बयान का, मैं उसको कोई महत्व नहीं देता। नहीं, क्या हमारे जो लोग वो भी कुछ हद तक प्रोवोकेशन होती है क्या? नॉट एग्जैक्टली एग्जिस्टेंस दिखाने के लिए। देखिए, पॉलिटिशियन विल डू पॉलिटिक्स, हमें उससे कोई लेना देने नहीं। हमें ये देखना है कि हमारे कहाँ पे हमारी कमजोरियां हैं और उनको कैसे सुधारा जा सकता है। आपने ये बात की, बड़ी अच्छी बात है कि क्या ये जो सारी इंटेलिजेंस एजेंसी है, जैसे पवन जी बता रहे हैं, क्या वो एक छतरी के नीचे काम कर रही है इन ए कोऑर्डिनेटेड मैनर? नॉट टू माई नॉलेज। हर आदमी अलग अलग काम कर रहा है। ये किसका जॉब है? ये हमारे गवर्नमेंट का जॉब है, गवर्नर साहब का काम है कि सारी जो इंटेलिजेंसीज है उनको एक कमांड के रखें और वो सारी शेयर करें। उसके बाद एक स्ट्रेटजी बनाए दैट हाउ टू काउंटर इट। और उसके बाद आपने देखा यहाँ जम्मू कश्मीर में, मैं सुनता था पहले यूनिफाइड कमांड का कंसेप्ट था, मैंने कोई उनकी मीटिंग नहीं, चीफ मिनिस्टर जो है वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, नोबडी नोज। मैं अभी एक जगह बात करके आया हूँ। देखिए, कश्मीर की जो प्रॉब्लम थी, जम्मू कश्मीर की, पहले हम इसको बोलते थे कि ये पॉलिटिकल प्रॉब्लम है, मिलिट्री प्रॉब्लम नहीं है, इसको पॉलिटिकली सॉल्व किया जाए। अभी अगर आपने देखा जो पिछला लोकसभा का इलेक्शन हुआ और जो वोटिंग अगर पैटर्न आप देखे हैं, तो मेरे को लगता है कि अभी पॉलिटिकल प्रॉब्लम नहीं रही, वो भी नहीं रही। कश्मीर का वोट मिलिट्री प्रॉब्लम है। और मिलिट्री प्रॉब्लम के अंदर देखिए, दो सेंसिटिव स्टेट की मैं बात करूंगा। एक तो लद्दाख की यूटी, वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर वो आर्मी के हैं, ब्रिगेडियर साहब। आप चले जाइए अरुणाचल में, जो काफ़ी सेंसिटिव स्टेट है, उसके जो गवर्नर हैं वो हैं जनरल पटनायक। वाई कांट? जम्मू कश्मीर सबसे बदतर हालत में है, तो यहाँ पर क्यों नहीं? यहाँ पर हम किसी सुटेबल आर्मी जनरल को क्यों नहीं ला सकते? क्या पीछे जनरल वीके की बात उठी थी, और यहाँ पास्ट में भी गवर्नर रह चुके हैं, बिकॉज इस समय जनरल राव रहे। अब तो ये भी, अब तो जैसा आपने कहा, अब जैसा आपने कहा भी कि अब तो पॉलिटिकल इशू भी नहीं है, इसलिए कंपल्शन नहीं है कि आपको पॉलिटिकल बैकग्राउंड वाला लीडर है या कोई नेता है उसको आपको जम्मू कश्मीर में अपॉइंट करना है एज ए गवर्नर या एलजी। मेरा सजेशन ये है सर कि अगर इसको हम सीरियसली टैकल करना चाहते हैं मिलिटेंसी को, एंड इसको जिस हद तक पॉसिबल है 95% ख़त्म करना चाहते हैं, आप एक आर्मी का जनरल लाइए, उसके लिए 2 मिलिट्री एडवाइज़र रखिए, एक कश्मीर में एक जम्मू में। और ये जो मिलिट्री एडवाइज़र हैं, ये सारी जो कोऑर्डिनेशन है इंटेलिजेंसीज का या यूनिफाइड कमांड का, सारा फंक्शन देखें और रिपोर्ट करें सिर्फ लेफ्टिनेंट गवर्नर को। ये नैर्को टेररिज्म, कर्नल साहब जो आप कह रहे हो ना, मैं इसके ऊपर आपको थोड़ा सा एक चीज़ बता देता हूँ। जब जनरल हसनन थे, जनरल बीके सिंह का नाम चला, मैं हसनन के टाइम की बात कर रहा हूँ, तब ये एक मुद्दा बना था दिल्ली में। एक कमेटी के अंदर ये डिसाइड हुआ था कि हम जम्मू कश्मीर के लिए, जब धारा 317 को हटा दिया गया, जब मुर्मू साहब जहाँ पर थे, उस समय ये आया था कि हम किसी आर्मी जनरल को भेजते हैं, उनके साथ 2 मिलिट्री एडवाइज़र होंगे। वो नाम भी ऑलमोस्ट जो है फाइनल हो चुके थे, लेकिन वो किस वजह से नहीं हो पाए, गॉड नोज। लेकिन अगर उस समय ऐसा हो जाता, अभी भी अगर ऐसा हो जाए तो ठीक है ना। आप जिस तरह इन्होंने कहा, एक आर्मी जनरल को आप बना दीजिए, उनके साथ 2 मिलिट्री एडवाइज़र दे दीजिए, स्ट्रैटेजी अपने आप बन जाएगी। आप शुरुआत तो करिए। अरे साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट इशू ये है कि हम देख रहे हैं कि ऐसे ऐसे इलाकों में अब आतंकवाद जो है वो दोबारा पनप रहा है, शुरू हो रहा है, आतंकी गतिविधियां, घटनाएं, हमले बढ़ रहे हैं, जिनको आप कभी टेररिस्ट फ्री जोन घोषित कर चुके थे। क्या आपको नहीं लगता कि ये एक बहुत बड़ा सवाल उठता है सरकारों पर, सुरक्षा एजेंसियों पर, उसके काम करने के तरीके पर, कि जहां आतंकवाद खत्म हो गया वहां आतंकवाद दोबारा शुरू हो गया और सरकारें कहती है कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद जो है वो अब लास्ट लेग में है या खत्म होने जा रहा है?
देखिए सरकार का मेरे को नहीं लगता, खास करके डोडा, पुंछ, राजौरी, रियासी हम पढ़ रहे थे 2012 के बाद रियासी में कभी आतंकी हमला हुआ ही नहीं। देखिए हम और 9 तारीख को उस दिन हमला होता है जिस दिन प्रधानमंत्री शपथ ले रहे हैं। तो ऐसे इलाके, और खास करके अभी हम 6 डिस्ट्रिक्ट जो है वो जम्मू डिवीजन के, पुंछ, राजौरी, रियासी, कठुआ, उधमपुर और डोडा, ये इस वक्त पीक पर है। अभी रामबन भी देखिए आने वाले समय में जुड़ जाएगा, वहां भी अटैक होगा। तो जम्मू जो है वो इस वक्त एक बड़े टारगेट जम्मू डिवीजन ही हो गया ना पूरा। जम्मू डिवीजन ऑलमोस्ट हुआ वो एक बड़े टारगेट पे है। देखिए हम डील के, हमारा अपोजिशन में कौन है? अपोजिशन में हमारे पास आईएसआई है, सपोर्टेड बाय आर्मी। आईएसआई किसी भी लंबे प्रॉक्सी वार में आपकी जो स्ट्रेटेजी, अगर एक ही आप स्ट्रेटेजी लेके चलते हैं तो उसका जो हम उसकी एक काउंटर स्ट्रेटेजी बना के उसको विफल कर सकते हैं। तो उनकी स्ट्रेटेजी हर बार बदलेगी, उनकी स्ट्रेटेजीज बदल। तो ये माना जाए कि अब जम्मू एक प्रोलॉन्ग स्ट्रेटेजी के तहत जो है वो टेररिस्ट एक्टिविटीज के तहत चलने वाला है। देखिए दोनों जैसा अभी दिख रहा है लगभग। मैं बताता हूँ आपको, इस समय क्या हो रहा है कि मान लीजिए पहले जो एपिसेंटर था मिलिटेंसी का वो कश्मीर में था। हमारे पास मान लीजिए 100 रिसोर्सेज है, मैं 70 रिसोर्सेज वहाँ डिप्लॉय करूँगा, 25 से 30 यहाँ डिप्लॉय करूँगा। जब ये दोनों खित्तों में इक्वल आग लग चुकी है तो उस समय मेरे जो रिसोर्सेज हैं वो कम हो जाएंगे, बिकॉज मेरे को यहाँ भी 50% रखना पड़ेगा, वहाँ भी 50% रखना पड़ेगा। तो उससे क्या होगा कि फिर अगेन वो गैप क्रिएट हो जाएंगे अनलेस वी इंडक्ट एडिशनल फोर्सेस, एडिशनल सिक्योरिटी फोर्सेस, एडिशनल इंटेलिजेंस एजेंसीज। और उसके बाद सबसे बड़ी जो मैं की देर से मैं बात कर रहा हूँ, देखिए अकाउंटेबिलिटी किसकी है इस समय? एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर इस तरह की घटना होती है, डीसी शुड बी हेल्ड अकाउंटेबल, एसएसपी ही शुड बी हेल्ड अकाउंटेबल, एसएचओ चौकी अफसर। क्योंकि पुलिस का अगर आप नेटवर्क देखें वो बहुत स्ट्रांग नेटवर्क है, और मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ कि पुलिस वालों को ये पता नहीं चल रहा है कि उनके एरिया में क्या हो रहा है, कौन आ रहा है, कौन अजनबी आ रहा है, कौन क्या कर रहा है। तो ये कहीं ना कहीं क्योंकि अकाउंटेबिलिटी नहीं है तो वो नहीं जाते। अभी मैंने सुना था कि पिछली घटना में राजौरी में जो हुई थी कि वो गए वहाँ पे, उन्होंने देखा कि वो है वहाँ पे, वो वापस आ गई पुलिस। उसके बाद आर्मी गई, आर्मी में कुछ लोगों की डेथ हुई। ये बातें चल रही हैं सोशल मीडिया में या जब आपस में लोग बातें करते हैं। तो मैं कहता हूँ कि एनी इंसिडेंट विच हैपन्स, डिस्ट्रिक्ट डीसी शुड बी अकाउंटेबल, एसएसपी, एसएचओ, चौकी अफसर, इनके ऊपर ये ब्लेम आना चाहिए कि अगर वो अपने एरिया की देखभाल नहीं कर सकते, बिकॉज इस समय ब्लेम किसको आ रहा है? आर्मी को, आर्मी के ऊपर। और आर्मी के अंदर भी मैं ये नहीं कहता कि आर्मी में बहुत कमियां हैं। जो हमारे कमांडर्स हैं उनको इसका संज्ञान लेना पड़ेगा कि हमारे कहाँ पे कमजोरियां हैं, कितना इफेक्टिव उनका मॉनिटरिंग मैकेनिज्म है। बिकॉज इस इंसिडेंट में मेरे को लगता है कहीं ना कहीं कोताही तो हुई होगी। पवन जी, राजौरी डांगरी अटैक की हम बात करें, बहुत बड़ा हमला था और ये लग रहा था कि अब शायद इस तरह के हमले दोबारा नहीं होंगे, चूंकि सरकार कह रही थी कि अब इसके ऊपर जो है वो बड़ा काम किया जाएगा, और एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा। और आज तक जो है वो हमें लगता है राजौरी डांगरी अटैक के हमलावरों को पकड़ा नहीं गया। एक बात, दूसरी ये गृह मंत्री का उस वक्त ये बयान कि जम्मू कश्मीर में अब जो सिक्योरिटी मैकेनिज्म है वो 360 डिग्री घूमेगा। क्या आपको लगता है कि राजौरी डांगरी अटैक के बाद कुछ बदला है? 360 डिग्री घूमने वाले जो बात थी, क्या उसमें कहीं जमीनी सतह पर कोई बदलाव आया है? वो बयान भी, हमले तो लगातार बढ़ रहे हैं। वो बयान भी मैं उसको पॉलिटिकली बयान ही मानता हूँ। आप देखिए राजौरी में जब डांगरी अटैक हुआ था, वहाँ पर जो उसके लोग थे, वो जो आतंकी थे, वो तो अभी तक नहीं पकड़े गए। लेकिन उसके बाद कितने अटैक हुए राजौरी में हुए। केसरी हिल में 5 स्पेशल फोर्सेस के जवान यार वो वहाँ पर शहीद हुए थे। उसके बाद आपका पुंछ में दोबारा हो जाता है ईद के दिन, जब गाड़ी वहाँ पर ईद मनाने के लिए लोगों के लिए सामान लेके आ रही है, वहाँ पर 5 जवान बलिदान हो जाते हैं। वो इंसिडेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गए। लेकिन वहाँ पर जो लोग मारे गए, जो टेररिस्ट मारा गया, कारी करके जिसको मारा था, वो 2 से 3 आतंकी, जहाँ पर कैप्टन प्रांजल और बाकी जो टीम थी, हवलदार माजिद जिन्हें अभी कीर्ति चक्कर और शौर्य चक्कर जिन्हें मिला है, ये लोग वहाँ पर थे। ये इन लोगों ने अपनी शहादत दी थी। वो वहाँ पर जो टेररिस्ट मारे गए थे, वो वहाँ पर एक घर के अंदर उनका एक वीडियो आया था, वो शाल्स लेके घर के अंदर उनकी फीमेल के साथ ऐसे बातें कर रहे हो कि जो इनके घर के लोग हों। वो वीडियो सर्कुलेट हुआ था। उसके बाद फिर वो मारे गए थे। तो कहीं ना कहीं आप जितने भी ये लोग हैं, अब जैसे कर्नल साहब कह रहे थे कि अकाउंटेबिलिटी पुलिस की है, जहाँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की है, आर्मी की भी कहीं ना कहीं बनती है। लेकिन कहीं ना कहीं सवाल जरूर उठते हैं कि जब आपके पास ऑलरेडी हाई अलर्ट था, जब आपके पास इनपुट्स थे
कि यहाँ पर, क्योंकि मशेड़ी बनी बिलावर के इलाके में 1 महीना पहले से ही पता चलना शुरू हो गया था कि कुछ मूवमेंट्स हैं, ये 2 घरों से खाना भी खाया गया, एक घर में तो वहाँ पर उन्होंने नॉनवेज के लिए एक बकरा भी काटा था। वो इनके पास पूरे इनपुट्स थे। और ये भी था कि हाई अलर्ट के बीच में आपकी मूवमेंट कितनी होनी चाहिए, आप कितने लोग ट्रैवल कर सकते हो, कितनी गाड़ियों के साथ कर सकते हो, बैकअप बड़ा जरूरी था। एक गाड़ी अगर वहां पर फंस जाती है, रजौरी में भी ऐसा हुआ था, सेम पैटर्न एक गाड़ी अगर फंस जाती है तो क्या उससे कोई सबक नहीं लिया जा रहा कि सेम पैटर्न के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए आर्मी के ऊपर। देखो ये पैटर्न जो है, जैसा इन्होंने कहा कि वो स्ट्रेटजी चेंज कर रहे हैं हम अपनी स्ट्रेटजी एक जगह पे फिक्स करके रखे हैं। उस पार का मैं आपको बता दूं, कुछ चीजें हम ओपनली नहीं बता सकते। उस पार कठुआ से लेकर अखनूर तक का जो इलाका है, जिसे सियालकोट डिस्ट्रिक्ट जो पूरा आता है, इनके अंदर 10 से 12 ऐसे गांव हैं जो बिल्कुल बॉर्डर के साथ सटे हैं। वहां पर जमावड़ा लगा हुआ है टेररिस्ट का। तमाम संगठन जो हैं, जैश ए मोहम्मद हो, लश्कर हो, हिजबुल हो, अलबदर हो, ये तमाम जो ग्रुप हैं अभी जॉइंटली काम कर रहे हैं। उसके बाद आपका LOC का एरिया, अब जैसे कर्नल साहब ने पहले कहा कि इस एरिया से घुसपैठ में दिक्कत है, लेकिन आपका देखिए अखनूर पलावाला से लेके आपका पुंछ तक जितना भी LOC की ट्रेन हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा इलाके ऐसे हैं जहाँ से इन्फिल्ट्रेशन हो सकती है। और ऐसा मैं भी ये मानने को भी तैयार नहीं हूँ कि जैसे कहा गया कि रजौरी में जो वहाँ पर अटैक हुआ था वो सांबा से बंदे इन्फिल्ट्रेट करके वहाँ गए होंगे, तो क्या सुंदरबनी से इन्फिल्ट्रेट करके बंदे इधर नहीं आए होंगे? देखो जी, पहले रूट्स वही रहे हैं। अगर पहले जो लोग थे, जब हील का ऑपरेशन हुआ था, सर्प विनाशी जो ऑपरेशन था, वहाँ पर मैं खुद ट्रैवल गया हूँ, मैं स्पॉट के ऊपर देख के आया हूँ। वहाँ पर हमारी कई लोगों से बात हुई थी। वहाँ पर इतने टेररिस्ट मारे गए, 600 से 700 टेररिस्ट वहाँ ट्रेनिंग लेता था, उनकी घुड़सवारी होती थी, वहाँ ट्रांजिट कैंप चलता था। वहीं से ट्रैवल रूट जो था, डोडा, भद्रवाह, किश्तवाड़, वहाँ से आते थे पुंछ के ऊपर से। उसके बाद बनी, मल्हार, लोई मल्हार, इस एरिए में। तो क्या आज वो जो एक्टिव नहीं हुए उनके पुराने लोग फिर एक्टिव हुए? देखो उस समय था HMPPR, हिजबुल मुजाहिदीन पीर पंचाल रेजिमेंट। उसमें यह था कि आज पीर पंचाल रेंज जो है एक्टिवेट किया गया। वहां के जो सरेंडर मिलिटेंट थे, क्या आपने उनके ऊपर चेक रखा हुआ है कि कितने HMPPR के 300 से 400 के करीब जो लड़के थे जिन्होंने सरेंडर किया था 7-8 जिलों के, मैं नाम नहीं लूंगा उनके, कुछ लोग जिनको हम भी जानते हैं। क्या आप चेक रख पाते हैं कि क्या वो दोबारा से एक्टिव नहीं हुए? 400 में से आप 10% भी अगर एक्टिवेट कर पाए हो गए, क्योंकि आपके पास पूरा डाटा है, आपके पास वो रिकॉर्डिंग है। जब स्टिकी बम का मामला हुआ था, आपके पास एक वीडियो एक पुलिस अफसर ने बरामद किया था, जिसमें मोबाइल फोन के ऊपर सीमा पार से एक व्यक्ति एक बंदे को स्टिकी बम लाने की ट्रेनिंग दे रहा है वीडियो में भाई। तो इट मीन्स कि जो उनके यहाँ पर लोग हैं वो पूरी तरह से एक्टिव हैं, और जो वहां पर आका बैठे हैं उनके, वो उनसे काम करवा रहे हैं। रानी साहब, एक और बड़ा पहलू जो है वो देखा जा रहा है कि ये जो डेंसिटी ऑफ ट्रूप्स पीर पंजाल रेंज में, उसको कम करना, लद्दाख सेक्टर में डिप्लॉय कर देना, चूंकि अब शांत इलाके हैं इसलिए ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। क्या आपको लगा है कि ये एक बड़ी गलती हुई है? देखिए, तकरीबन अगर हम लद्दाख की बात करते हैं, गलवान वैली के आसपास वाला एरिया, तकरीबन 60,000 ट्रुप्स जो हैं वो हमारे वहाँ डिप्लॉयड है। अभी किसी एक जगह से 60,000 ट्रुप्स तो आप निकाल नहीं सकते, तो उन्होंने जितने भी एरिया है उनकी थ्रेट एनालिसिस किया होगा, और उसके बाद अलग अलग जगह से वो हो सकता है कि पुंछ रजौरी भी वहाँ से कुछ यूनिट्स को मूव किया था, कुछ अगर यूनिट्स मूव हुई हैं, तो हुआ क्या है कि डेंसिटी ऑफ ट्रुप्स कम हो गई, आपकी जो सर्विलेंस की कैपेसिटी है वो कम हो गई, एरिया खाली हो गया, स्पेस बढ़ गया, LOC को ब्लॉक करने की कैपेसिटी कम हो गई, तो फिर वहां से तो इन्फिल्ट्रेशन होगा। और उसके बाद मेरे को तो ये भी खबर है, पवन जी शायद ज़्यादा जानते होंगे, मैंने सुना था कहीं कि अभी भी पुंछ रजौरी की जो हिल्स हैं उसके ऊपर 20-25 टेररिस्ट जो है ना अपना परमानेंट वहाँ पे एबोर्ड बनाया हुआ है, और हम लोग उन तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। जैसे ऑपरेशन सर्व विनाश के टाइम उस समय 600-700 थे, अभी 30-40 होंगे। हम क्यों नहीं वहाँ पहुँच पा रहे हैं? व्हाट इज स्टॉपिंग अस? रिसोर्सेज की कमी है, विल की कमी है, या हम चाहते ही नहीं है कि ये समस्या खत्म हो? सो दैट आई लीव इट टू द ऑडियंस। ये एक बड़ा पहलू है, कमर्शियलाइजेशन ऑफ टेररिज्म। बड़ा कड़वा सवाल है कर्नल साहब, बहुत तीखा सवाल है, देखिए, लेकिन इसको नकारा भी नहीं जा सकता। देखिए, मिलिटेंसी जब पुरानी गवर्नमेंट थी तो उस समय एक ये फ्रेज था कि मिलिटेंसी इज अ इंडस्ट्री एज फॉर जम्मू कश्मीर इज कंसर्न, एंड लॉट मेनी पीपल दे मेड मनी आउट ऑफ इट। इस समय प्रेजेंट इक्वेशन क्या है, आई एम नॉट अवेयर, सो आई विल नॉट कमेंट ऑन इट कि इस समय, बट आउटवर्डली अगर आप देखें इट्स अ वेरी बैड सिचुएशन वी आर इन। लेकिन चलिए, ये कुल मिलाकर जो इसी के साथ मैं कर्नल साहब से
गवर्नमेंट को लेकर ही एक सवाल पूछना चाहता हूं। जब आप नॉर्थ ईस्ट में डिप्यूटेड थे, इंसर्जेंसी थी वहाँ भी इनकाउंटर्स होते थे, आप वहाँ थे एज ए कमांडिंग अफसर, शायद आप वहाँ थे? नहीं, मैं सेकंड लेफ्टिनेंट था। सेकंड लेफ्टिनेंट पुराने टाइम में। मिजोरम की बात। उस समय क्या गवर्नमेंट की पॉलिसी थी? क्या वही सेम इधर भी होनी चाहिए? देखिए, गवर्नमेंट जहाँ तक सवाल है, इंसर्जेंसी के खिलाफ, उसको इंसर्जेंसी बोलते हैं, अभी मिलिटेंसी चीज़ एक ही है। तो मिलिटेंसी के खिलाफ सवाल ये है कि हम कितना प्रोएक्टिव हो सकते हैं, कितना सीरियसली उसको अप्रोच क्या है, और प्रोएक्टिव अप्रोच की मैं बात पहले कर चुका हूँ। दूसरी चीज़ ये है कि अगर उन कमियों को हम दरकिनार कर रहे हैं, मान लीजिए गवर्नमेंट को भी पता होगा कहाँ कहाँ कमी है, बिकॉज उनको भी हर जगह से इनपुट मिलते होंगे, आर्मी से मिल रहे हैं, तो इस समय हमें थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा। जितने भी प्लेयर हैं इसके अंदर, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज, हमारी आर्मी, हमारी पुलिस और साथ साथ हमारे जो नागरिक हैं। देखिए, दो तरीके की इंटेलिजेंस आप गेन कर सकते हैं। वन इज इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस एंड सेकंड इज ह्यूमन इंटेलिजेंस। ह्यूमन इंटेलिजेंस जो है वो कहीं ना कहीं कमी है, या अगर वो रिपोर्टें आगे जा रही हैं तो उसको शेयर नहीं किया जा रहा फॉर वट एवर रीजन। So that so-called coordination and proactive approach is lacking at the moment. पब्लिक पार्टिसिपेशन, पवन जी, एक बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू है, हमने पहले भी कई बार इस पर चर्चा की है। अब जैसे किसी इलाके में जो ओवरग्राउंड वर्कर या स्लीपर सेल आतंकियों के साथ काम कर रहा है, उनका मददगार है, उनको गाइड कर रहा है, वहाँ आसपास लोग और भी हैं रहने वाले, वो बाहर नहीं आ रहे, सामने नहीं आ रहे, उस बंदे की उस पर्टिकुलर एरिया में आइडेंटिफिकेशन के लिए, वो भी एक बड़ी कमजोरी हो सकती है। देखिए, वो जाहिर सी बात है कि ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करना पड़ेगा ना, एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करना पड़ेगा। आपकी बात को मैं बताता हूँ कि पब्लिक पार्टिसिपेशन मिलिटेंसी को खत्म करने के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे थोड़े दिन पहले हमारे गेस्ट थे कर्नल शर्मा, उन्होंने भी यही बात कही थी। लेकिन आप एक चीज़ क्यों भूल रहे हो कि आपका जो इंटरनेशनल बॉर्डर है, वहाँ पर पिछले 7 साल में कितने लोग बाहर से आके बसे, आपके हिली एरिया से कितनी माइग्रेशन हुई, वो वहाँ पर आके नदी नालों के किनारे आके बैठे, आज वो नार्को टेररिज्म का काम कर रहे हैं, ड्रग्स पकड़ी जा रही है, बॉर्डर की छोड़िए, अब पकड़ी जा रही है, शहरों में लोग शहरों में तो ड्रग्स बेचने वाले पैडलर हैं, कितने तो पैडलर हैं, वहाँ तो ड्रोन से ट्रैपिंग अगर होती है तो वहाँ उठाने वाले बॉर्डर के करीब आके बैठ गए हैं। पहले किसी बाहर से बंदे को जाना पड़ता था, अब उनके पास, मैं आपको बता दूं, मेरे पास एक लेटर था, मैं एक बार पहले भी मैंने बोला था, वो लेटर मेरे पास अभी भी, मैं उसको देख रहा हूँ, कहीं मुझे मिला नहीं, लेकिन मैंने जो लेटर पढ़ा था उसमें ये था कि एक सुरक्षा बलों का अधिकारी था अच्छे रैंक पे, उन्होंने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को लिखा था कि जनाब, मेरे एरिए में जहाँ पे हम डिप्यूट हैं, यहाँ पर पिछले 2-3 साल में, जब से मैं आया हूँ 2 साल से, अब मैं जा रहा हूँ, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा अवैध इंक्रोचमेंट हुई है गवर्नमेंट लैंड्स की, वहाँ पर आकर लोग रह रहे हैं और वो ड्रग्स का काम कर रहे हैं। तो वही लोग जो हैं पकड़े गए। बाद में जम्मू कश्मीर पुलिस ने 6 से 7 लोग पकड़े थे कठुआ और हीरानगर से, जो ओवरग्राउंड वर्कर थे, जो स्टिकी बम लेकर पहुंचे थे, जो कटरा और उधमपुर और जम्मू नरवाल कैंप में इस्तेमाल हुआ था। वो लोग में तो दोबारा अटैक हो गया। तो वो OGW बॉर्डर के पास, आपके पास इलीगल जो कब्जेदारी हैं, जिन्हें आप गुज्जर बकरवाल कहते हो, आपने उनके घरों से कई बार ड्रग्स पकड़ी है रेड करके, आपने वेपन वहाँ से उनके घरों से पकड़े हैं। तो क्यों नहीं आप एक बार स्ट्राइक करते, जो बॉर्डर का पूरा इलाका है वहाँ पर आप सिक्योरिटी फोर्सेस को फ्री एंड करें और लोगों को खाली करवाएं जो इंक्रोचमेंट है। जो पता है आपको कि अगर एक जहाँ पर एक OGW रहता है तो उसके परिवार के कितने लोग उसके साथ जुड़े हुए हैं। देखो, ये सब लोग जो हैं, ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जो पैसों की खातिर काम कर रहा है। करण साहब, लास्टली ये कि एक पॉइंट ऐड कर दूं। देखिए, अभी हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, यहाँ पे सबको पता है कि रोहिंग्याज आए हुए हैं, बांग्लादेश से भी लोग आए हुए हैं, म्यांमार से भी शायद होंगे, कुछ लोगों ने उनको लाया जो पावर में थे, वोट बैंक पॉलिटिक्स। क्या गवर्नमेंट हमारी इस इशू को, क्योंकि कहीं ना कहीं ये मिलिटेंसी के साथ जुड़ जाएगा, तो क्या हमारी गवर्नमेंट ने कभी ये प्रयास किया कि इनकी कम से कम रजिस्ट्री बनाएं, लोगों को बताएं? हालांकि बीच में बड़ा शोर हुआ डिपोर्ट करने का, पुलिस ने कहा कि हमारे पास पुलिस ने कहा कि हम इनकी लिस्ट बना रहे हैं कि हमारे पास इतने डिपोर्ट करना है। जो गवर्नमेंट आंकड़ा है उससे 3 गुना ज्यादा तो रह रहे हैं। करण साहब, अब लास्टली ये कि जिस तरह से हालात, अब पूरी चर्चा में भी बात निकल कर आ रही है कि अब जम्मू को दहलाने की आतंकियों की एक प्रोलॉन्ग स्ट्रेटजी है और इसको रोकने के लिए, इसको खत्म करने के लिए
आपको लगता है कि सुरक्षा एजेंसियों को एक नया थॉट प्रोसेस करना पड़ेगा? मैं आपको नए सिरे से सिंपल सोल्यूशन बताता हूँ सुरेंद्र जी, सिंपल सोल्यूशन। आईबी और एलओसी को कोशिश कीजिए, जहाँ तक आईबी का सवाल है वहाँ कोबरा वायर लगी हुई है, उसके बाद वो टनल से आते हैं, वो बीएसएफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि चेक करें, उनकी पेट्रोलिंग फेंस के साथ चलती है। एलओसी की अगर हम बात करें, आपके पास रिसोर्सेज की कमी नहीं है, हमारे पास मैन पावर की कमी नहीं है। सबसे पहले आप ये प्लान कीजिए कि हमने एलओसी को अपनी तरफ से 100% जो है सील करना है, और उसके बाद सर्विलेंस इक्विपमेंट लगाइए, बताइए, पोस्टें बनाइए, सर्विलेंस पोस्ट बनाइए। नंबर 2, जितने भी अगर हम अभी बात कर रहे हैं आपके सिंपैथाइजर्स, ओजीडब्ल्यूज, स्लीपर सेल, इनको आइडेंटिफाई कीजिए। और उसके बाद अभी गवर्नमेंट ने एक अच्छा काम किया है कि उन्होंने ओजीडब्ल्यू आतंकी जो है वो उनको, ये कानून पिछले 3 साल से गवर्नमेंट से बोल रहा था कि इस कानून को लाइए, ताकि लोगों को डर बहुत जरूरी है, उसके बगैर काम नहीं चलेगा। और उसके बाद आपने फिर क्या करना है कि आपकी जो सेकंड और थर्ड टियर है, जैसे पवन जी अभी बात कर रहे थे, इसके अंदर आपको हर एक एसेट का ऑप्टिमल यूज़ करना पड़ेगा, आपको वीडीसी को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, आपको जो पुलिस को, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को अकाउंटेबल बनाना पड़ेगा। और उसके बाद जो भी टेक्नोलॉजी आपके पास अभी है, और इन सारी एजेंसीज को एक छतरी के नीचे ला के, दे शुड बी वन पर्सन हु टेक्स द डिसीजन, कोलैबोरेट द इंटेलिजेंस। बिकॉज इंटेलिजेंस में क्या होता है, क्रेडिट के चक्करों में हम कभी कभी वो जो ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन होती है वो ठीक शेयर नहीं करते, वो क्रिएटेड इंटेलिजेंस होती है, क्योंकि मैं काम कर रहा हूँ। तो उसमें क्या होता है कि जब इनपुट आता भी है तो लोग उसके ऊपर विश्वास नहीं करते। मैं भी उड़ी में था कंपनी कमांडर, बहुत इनपुट आते थे, उसमें 1 या 2 कभी ठीक होता था, बाकी सब हवा में। तो एक वो ढीलापन आ जाता है, यार ये इनपुट तो आते रहते हैं इंटेलिजेंस की, इनकी क्रेडिबिलिटी नहीं है। तो वो सारी चीज़ें हमें देखना पड़ेगा कि अगर हम एक इंटेलिजेंस या एक अलर्ट इशू कर रहे हैं, वो फुली कॉर्पोरेटेड एंड फुली जस्टिफाइड है, ताकि लोगों का और जो फोर्सेस इसके साथ डील कर रहे हैं उनकी क्रेडिबिलिटी बने इंटेलिजेंस एजेंसीज के ऊपर। ये मेरे ख्याल में कहीं नहीं हो रहा इस समय, तो ये गवर्नमेंट को इसका संज्ञान। चलिए, फिलहाल जो हम चर्चा लेकर चले थे, या जिस मुद्दे पर आज हम पोस्टमार्टम कर रहे हैं, वो ये कि ये तो लगभग आसार लग रहे हैं कि जम्मू अभी दहलाने की जो साजिशें हैं वो और बढ़ेंगी। ये आतंकियों का शिफ्ट ओवर कश्मीर से जम्मू वो आगे बढ़ेगा, और इस दिशा में एक आतंकियों के प्रोलॉन्ग स्ट्रेटजी जो हो सकती है, जिसके तहत लगातार हम देख रहे हैं कि जम्मू डिवीज़न, लगभग पूरा जम्मू डिवीज़न और ख़ास करके 6 डिस्ट्रिक्ट्स वो इस वक्त आतंकियों के रडार पर हैं। लगातार आतंकी गतिविधियां, घटनाएं और हमले जो हैं वो बढ़ रहे हैं, और हमें हमारी सुरक्षा एजेंसियों को लगता है कि नए सिरे से थॉट प्रोसेस करना पड़ेगा, रणनीति बदलनी पड़ेगी। अब वो घिसे पिटे बयान और वो घिसी पिटी बातें कि ये दिया फड़फड़ बुझने से पहले फड़फड़ाने जैसे आतंकी हमले हैं, खत्म होने वाला है, इसलिए आतंकी हमले जो है वो बढ़ रहे हैं। हमें लगता है उस ट्रॉमा से हमें बाहर आना चाहिए, सरकारों को भी और एजेंसीज को भी, और एक बेहतर तालमेल के साथ। और सबसे बड़ी बात ये कि जब तक पब्लिक पार्टिसिपेशन, जन भागीदारी, जब तक लोगों को ये नहीं लगेगा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई सिर्फ सुरक्षा एजेंसियों की या आर्मी की नहीं है, यह हमारी लड़ाई है, क्योंकि इसमें सबसे पहला टारगेट जो है वो हम खुद हैं। इसके लिए हमें खुद कमर कसनी पड़ेगी, सुरक्षा एजेंसियों के साथ हमें डाटा शेयर करना पड़ेगा, कोई भी जानकारी उन तक पहुंचानी पड़ेगी, और इस लड़ाई में हमें सुरक्षा एजेंसियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होना पड़ेगा। तब कहीं जाकर हम आतंकवाद की कमर तोड़ने में कामयाब होंगे। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। पोस्टमार्टम में हम इस तरह के मुद्दे लगातार उठाते रहे हैं, और आपके पास भी अगर कुछ ऐसे इश्यूज हैं जिस पर आपको लगता है कि इस पर चर्चा होनी चाहिए, जो पब्लिक डोमेन में जानी चाहिए, उस पर भी हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे, और इस तरह के टॉपिक्स जो हैं वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। देखते रहिए द न्यूज़ रूम 24 आवर्स। नमस्कार।